खेल केवल खिलाड़ी को खेल से नहीं जोड़ता, बल्कि उस दर्शक को खेल से इस कदर जोड़ता है कि मानो वो खेल खुद ही खेल रहे हैं। दोस्तों, भारत अब अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अपना लोहा मनवाने लगा है। मिल्खा सिंह से मैरी कॉम और नीरज चोपड़ा से मनु भाकर जैसे खिलाड़ियों ने भारत का नाम विश्व भर में रोशन किया है। दोस्तों, 2036 में भारत में ओलंपिक होने की संभावना है। वही उसका एक वेन्यू अहमदाबाद हो सकता है। आज का ये शो उन लोगों के लिए खास है जो 2036 के ओलंपिक में जीत के नए आयाम लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको अतीत में ले चलते हैं और अतीत के उन हीरो से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने खेल के माध्यम से न केवल गुजरात का बल्कि भारत देश का नाम विश्व भर में रोशन किया और जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। भारत और गुजरात में खेलों के इतिहास का बहुत महत्व रहा है और खेलों के कई ऐतिहासिक दौर को जिन्होंने बहुत बारीकी से देखा है और 50 से भी अधिक सालों से जो स्पोर्ट्स कमेंटेटर रहे हैं, ऐसे सुधीर तलाटी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि भारत और गुजरात के खेलों का इतिहास कैसा रहा और इतिहास से भविष्य का ये सफर कैसा रहेगा। आपको जानकर बहुत खुशी होगी। तो क्रिकेट तो है ही, इसमें इतिहास बताता है कि रणजीत सिंह जी, दुलीप सिंह जी, जिन्होंने सारे विश्व में अपना नाम प्रसिद्ध किया है। उसके बाद हमारे पास चंदू बोर्डे जी थे। जब हम दूसरी स्पोर्ट्स के बारे में सोचते हैं तो इसी तरह से गीत सेठी है अभी बिलियर्ड्स और स्नूकर्स में, वहाँ भी सोनी कुलतानी, रूपेश शाह और ध्वज हरिया जैसे खिलाड़ी भी है। शूटिंग में भी हमने बहुत सारे शूटर्स गुजरात में दिए हैं, जैसे कि नानूभाई सुरती, उदयन चिन्नूभाई, और इन्होंने तो वो एक बैकबोन थे जिन्होंने शूटिंग स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया था। टेबल टेनिस का आप सोचें तो कमलेश मेहता है जो 8 साल तक नेशनल चैम्पियन हो चुके हैं, और अभी भी हम बात करें तो हरमीत देसाई है। सर, गुजरात के इतिहास की बात करें तो खेलों के इतिहास में कितना पुराने नाम आप देखते हैं और वहाँ से अब तक का सफर कैसा रहा। जब हम रेसलिंग और एथलेटिक्स के बारे में सोचते हैं तो हमारा इतिहास भी इतना पुराना और उसका फाउंडेशन बहुत ही सॉलिड है। अभी जब आप तीरंदाजी की बात करते हैं तो हमारे सामने 3 नाम आते हैं, अर्जुन, एकलव्य और कर्ण। जैसे कि आप जानते हैं कि अर्जुन ने तरनेतर एक छोटा सा गांव है, वहाँ दोनों आंखें बंद करके बिना देखे हुए उन्होंने मछली की एक आंख को शूट किया था। तो फ्रेंड्स, ये जो सुरेंद्र नगर का जो फेयर है वो हर साल इधर स्टेज होता है और उसका ये इतिहास भी बहुत ही बढ़िया है। भारत की जो 2 महाकाव्य है, रामायण और महाभारत, वहीं से उसका इतिहास शुरू होता है। आप देखें तो कृष्ण ने जब मथुरा से द्वारिका अपनी राजधानी प्रस्थापित की तो वहाँ पर मल्ल युद्ध खेला जाता था। तो आप जिसे आज कुश्ती की गेम कहते हैं, वो उसकी शुरुआत हमारे पौराणिक महाकाव्य में भी कही गई है। रामायण की बात करें तो शबरी के जो पंचमहाल के जो इलाके हैं, वहाँ के जो भील आदिवासी है, वहाँ पे आर्चरी आज जो ओलंपिक में खेली जाती है, नेशनल में खेली जाती है तीरंदाजी, वो वहाँ पे उस वक्त से उसका उल्लेख आता है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो कई ऐसी गेम में, कई ऐसी स्पोर्ट्स है जो उस वक्त खेली जाती थी। गुजरात में अगर 2000 साल से राजाओं के इतिहास की, साम्राज्यों के इतिहास की बात की जाए तो घुड़सवारी आज भी गुजरात में सौराष्ट्र के काठियावाड़, झालावाड़, गोहिलवाड़ के जो घोड़े हैं, उनकी जो नस्ल है, पोलो की जो गेम आज हम लोग नेशनल में या इंटरनेशनल में खेलते हैं, वो गेम उस वक्त कई सैकड़ों साल से राजा महाराजाओं के बीच खेली जाती थी। तो ये गुजरात के स्पोर्ट्स का इतिहास है। बिलियर्ड्स गेम्स में फोकस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और इस गेम में गुजरात ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे साथ सुधीर सर मौजूद है। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि गुजरात का बिलियर्ड्स में कैसा योगदान रहा है और भविष्य में हम किनसे उम्मीद लगा सकते हैं। जब तक बिलियर्ड्स का सवाल है, गीत सेठी का नाम सबसे ऊपर आता है, वो स्वाभाविक है। मुझे बराबर याद है कि जब वो फाइनल में खेल रहे थे तो वो 200 से 300 पॉइंट तक वो ट्रेल कर रहे थे, यानी कि पीछे थे।
सब जो देखने वाले थे स्पेक्टेटर्स से वो भी सोचने लगे, उनको भी टेंशन बढ़ गया, इनकी नर्व्स भी ऊपर इफेक्ट भी हुआ, पर्सपिरेशन हुआ था। लेकिन गीत सेठी ने जो अपना फाइटिंग क्वालिटीज बताया था, वो दैट वाज सिंपली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, because he not only surpassed the lead, but he won the final, and that was with the help of the biggest break of the world, 1276 points just in one visit to the table. वो आज भी विश्व रिकॉर्ड अभी इनके नाम पे है। जब 80 के दशक में माइकल फरेरा को कोई हरा सके ऐसी सपने में भी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। उस वक्त गुजरात के एक युवा गीत सेठी ने 1982 में माइकल फरेरा को हराकर नेशनल चैंपियनशिप जीती। उसके बाद उन्होंने मुड़ के कभी नहीं देखा। इन 42 सालों में गीत सेठी ने स्नूकर और बिलियर्ड में न सिर्फ भारत में बट पूरी दुनिया में जितने भी मेडल्स, ट्रॉफीज या जितने भी खिताब या सम्मान जीते हैं, मेरे ख्याल से किसी एक पर्टिकुलर गेम में किसी एक प्लेयर ने भारत में से इतना कुछ जीता हो, वो बहुत कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। पहली बार मैंने माइकल फेडरर को हराया 1982 जनवरी नेशनल्स में। वो अपनी 3rd वर्ल्ड टाइटल जीत के डायरेक्टली चेन्नई आए। नेशनल चल रहा था, मोल्टा में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, चेन्नई आए और उधर मैंने उनको नेशनल चैंपियनशिप में हराया 1982 जनवरी। उसके बाद जैसे होता है एक एक वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया, थोड़ा यू फील वेरी नाइस, थोड़ा उसके बाद 2-3 साल हारते गया और फिर फाइनली वर्ल्ड चैंपियनशिप में सेमीफाइनल्स में मैंने इनको हराया और फाइनल में बॉब मार्शल को। वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड चैंपियनशिप में फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल 92 में मैंने जीता था इधर बॉम्बे में। तो आई थिंक अभी गुजरात में सडनली बिलियर्ड्स और स्नूकर का बहुत एक्सप्लोजन आया है लास्ट 10-20 साल में। बहुत टेबल्स हो गए हैं। पहले ये क्लबों में खेला जाता था, 5 क्लब थे, 5 क्लब में ये आज हर एरिया में एक बिलियर्ड स्नूकर के वो सेंटर्स हैं। सेंटर्स में 6-6 टेबल हैं, 8-8 टेबल हैं। और ये इस बार की स्टेट चैंपियनशिप में मुझे बताया 1200 पार्टिसिपेंट्स थे। गुजरात स्टेट बिलियर्ड और स्नूकर चैंपियनशिप में 1200 पार्टिसिपेंट्स थे। जब मैं खेलता था तो 100 अगर हो जाते थे तो बहुत अच्छा होता था। एक टॉर्च बेरर जब आता है कोई भी स्पोर्ट में, बिलियर्ड्स में सतीश मोहन एक्चुअली आए थे, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती पर बहुत इंस्पिरेशन दे के गए गुजरात के प्लेयर्स को और इंडिया के प्लेयर्स को। उसके बाद मैं आया और आई थिंक कि जो इंस्पिरेशनल वैल्यू होती है, रूपेश शाह, सोनिक मुल्तानी, वो मेरे जूनियर टू मी, 6-7 साल जूनियर हैं, पर वो जब मेरे साथ खेलते थे शायद हार जाते थे, पर एक दिन उन्होंने मेरे को अगर डिफीट कर दिया तो एक सबकॉन्शियस एक बिलीफ आ जाती है। तो वो एक सबकॉन्शियस बिलीफ, एक वन अचीवर can give that subconscious belief to many players, and that's what happened. I think रूपेश शाह, सोनिक मुल्तानी, ध्वज हरिया बहुत बढ़िया टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। रूपेश शाह ने 2 वर्ल्ड टाइटल जीते हैं, सोनिक मुल्तानी ने प्रोफेशनल चैंपियनशिप में रनर अप रहे हैं, ध्वज हरिया इज डूइंग वेरी वेल। हमारे देश में इतना टैलेंट है। आज एक प्लेयर है ईशप्रीत सिंह, वो प्रोफेशनल स्नूकर खेल रहा है। ही इज बीटिंग वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2 इन प्रोफेशनल स्नूकर। पंकज अडवाणी ने जो भी मैंने जितनी वर्ल्ड टाइटल जीती उससे कई गुना ज़्यादा जीती हैं, क्योंकि बहुत टैलेंट है। और गुजरात में भी रूपेश शाह, ध्वज हरिया, आई हैव लॉट ऑफ होप ऑफ ध्वज हरिया, एंड ही इज़ यंग, हार्ड वर्किंग बॉय। तो मेहनत करेंगे तो देयर इज़ नो क्वेश्चन कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीतेगा। मैं विचारूं कि बिलियर्ड क्या है तो स्थिरता है। इट इज़ स्टिलनेस, एब्सोल्यूट स्टिलनेस, क्वाइट and complete focus on a point। ये गेम एक ऐसा गेम है कि आपको अकेलेपन में ही इसकी रियाज करनी पड़ती है, अकेलेपन में ही इसमें इम्प्रूवमेंट लानी पड़ती है। और एंड जस्ट सो एक्चुअली द फर्स्ट 10 or 14 years I used to spend 8 hours a day, 10 hours a day just on my own, just playing, अगर कोई शॉट नहीं आता था तो वो एक शॉट को लेके 100 बार, 200 बार, 300 बार, 500 बार, 1000 बार खेलता था, जब तक वो शॉट की समझ नहीं आ जाती थी मेरे को। तो
कीप वर्किंग, ये विक्ट्री आएगी नहीं आएगी, कभी हार होगी कभी जीत होगी, पर मेहनत करो, और मेहनत इसलिए करो क्योंकि आपको प्यार है, आपके स्पोर्ट के साथ प्यार है। अगर वो प्यार आप, और जितना आप मेहनत करेंगे और जितनी एक्सपर्टीज आएगी तो वो प्यार बढ़ता जाएगा, और एक बार आपको अपनी स्पोर्ट और डिसिप्लिन में प्यार आ गया फिर आपको कोई रोक नहीं। अब तक हमने बड़े टेबल पर फोकस की बात की, अब बात करते हैं छोटे टेबल की, जहां पर फोकस के साथ साथ तकनीक की भी जरूरत होती है। टेबल टेनिस। जी हाँ दोस्तों, टेबल टेनिस एक ऐसा खेल है जिसमें गुजरात के खिलाड़ियों ने नेशनल गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, साथ ही वैश्विक स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं दक्षेश पाठक सर। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि टेबल टेनिस में भारत का आगे प्रदर्शन कैसा रहेगा, और ओलंपिक, आगे आने वाले ओलंपिक्स में भारत किस तरीके से बेहतर प्रदर्शन कर टेबल टेनिस के जीत के नए आयाम लिख सकता है। मेरे ख्याल से छोटा दिखने वाला ये टेबल वास्तव में बहुत बड़ा टेबल है, क्योंकि जितनी भी गेम्स खेली जाती है उसमें आप देखिए कि टेबल टेनिस का जो टेबल है, आप अभी देख रहे हैं कि उसकी जो लेंथ है 1.5 मीटर की है, और सामने से जो शॉट आता है आपके पास, उसको रिएक्ट करने के लिए, आपको रिफ्लेक्सिस दिखाने के लिए आपके पास सेकंड का 100वें भागवा टाइम होता है। तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग गेम। बात करें 2024 पेरिस ओलंपिक्स की, तो शरद कमल से लेके मानिका बत्रा से लेके गुजरात के हरमीत देसाई, मानव ठक्कर, कई प्लेयर्स ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है, और जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी टैलेंट खेलती है। मेरे ख्याल से जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे तब एक ही नाम हमारे मन में आता था, भारत से कमलेश मेहता का, गुजरात से नीरज ओक आता था। उस वक्त तो क्वालिफाई करना भी एक मुश्किल समझा जा रहा था। पेरिस में हम यहां तक पहुंचे हैं कि हमारे प्लेयर्स सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स तक जा रहे। मेरे ख्याल से ये जो हाथ की मूवमेंट की जो गेम है वो साउथ ईस्ट एशिया स्पेशली और ऊपर चाइना, इन लोगों की गेम है। वहां पे हम लोग अपना रास्ता निकाल के यहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत ही बड़ी बात है। Table tennis is a sport which is becoming more and more popular, and more players of every age group, they are now taking up to this sport. When we think of national players of table tennis who have brought this glory, then you can definitely consider the names like Indu Puri, and the two states, particularly West Bengal and Maharashtra, they were dominating this scenario. But friends, the change or the shift took place because Gujarat also started producing some of the top players at the national and international level. पहले के जो प्लेयर्स थे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1970, 1965 में, 75 में, बहुत ही फेमस नाम फिगर हुआ करता था टेबल टेनिस में, सुकेतु व्यास, वो इंडिया रैंक प्लेयर थे। उसके बाद साथ ही साथ नीरज ओक थे, पथिक गोपानी थे, ये तीनों ही प्लेयर्स अहमदाबाद से थे। फिर आए मलय ठक्कर। फिर विमेंस के क्षेत्र में हसीना जाम, जो सब जूनियर नेशनल चैम्पियन रह चुकी हैं 80s और 90s के स्टार्टिंग के 80s के ईयर में। वन एंड ओनली कमलेश मेहता, ये कहिए कि 15 साल तक जिनका एक डोमिनेंस भारत में टेबल टेनिस क्षेत्र में रहा है, नेशनल चैंपियनशिप में, वो सबसे पहला नाम आता है। जिन्होंने इंटरनेशनल में भी भारत के लिए प्रतिनिधित्व किया, नेशनल गेम्स से लेके साफ गेम्स, कॉमनवेल्थ, एशियाड से लेके कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स तक वो खेले। अभी हरमीत देसाई है, काफ़ी प्लेयर्स आ रहे हैं एक के बाद एक, और अभी तो इंटरनेशनल अरीना पे गुजरात का नाम इस गेम में भी ऊपर आ रहा है। 97 में मैं मेरा पहला नेशनल खेलने गया था अजमेर में, कैडेट एंड सब जूनियर नेशनल। 2000 में मैं नेशनल चैम्पियन बना अंडर 12 में। 2015 में कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप हुई थी सूरत में, उसमें मेरे को टीम में गोल्ड मेडल था और डबल्स में सिल्वर मेडल था। फिर 2016 में साउथ एशियन गेम्स में 2 गोल्ड मेडल थे, एक डबल्स में और एक टीम चैम्पियनशिप में। The Gujarat State Table Tennis Association was formed in 1962, and after that the development took place when number of coaching centers
the number of 10 courts, they were also increased. And that's why you can now see that in most of the societies, in clubs, you will find that the table tennis facilities are available for practice. As more number of table tennis players, these facilities are available for them. टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस पार्ट के लिए भी, तो तब में और अब में इतना डिफरेंस है कि पहले जो टूर्नामेंट्स होती थी वो एक छोटे से हॉल में क्लब्स में हुआ करती थी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 टेबल लगती थी और एंट्रीज़ बहुत होती थी उस समय भी, और मैचेस काफ़ी देर तक भी चलती थी और काफ़ी दिनों तक भी चलती थी, और ज़्यादातर ऐसा होता था कि बड़े सिटीज़ में ही टूर्नामेंट होती थी। जबकि आज की बात करें तो पिछले साल ही गुजरात स्टेट एसोसिएशन ने 9 स्टेट रैंकिंग की, और वो 9 स्टेट रैंकिंग हर एक डिस्ट्रिक्ट में टूर्नामेंट की, जैसे कि स्टार्टिंग करें सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, भावनगर, जामनगर, राजकोट, गांधीधाम, तो देखा जाए तो पूरा गुजरात ही कवर हो रहा है टेबल टेनिस टूर्नामेंट से। और इसी के राह चलते ही टेबल टेनिस में ये सब जो बेस रखा गया था बहुत पहले, उसके बाद पथिक मेहता जिन्होंने एशियन चैम्पियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, हालांकि आज की तारीख में हरमीत देसाई जो अर्जुन अवॉर्डी हैं और करंट नेशनल चैम्पियन हैं, वो गुजरात का नाम रोशन कर रहे हैं, और उनके साथ ही साथ एकदम टक्कर देते हुए मानव ठक्कर सूरत के और मानुष शाह बड़ौदा के, जो अभी रिसेंटली ही मानव ठक्कर वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट में उन्हें सिल्वर मेडल आया है। और गुजरात के ऐसे ही नामचीन प्लेयर्स हैं देवेश कारिया, त्रिनाथ शिपिया, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, और देवेश कारिया जैसे प्लेयर ने कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया था। अब तक हमने खेलों में फोकस और तकनीक की बात की, लेकिन खेलों के लिए स्टेमिना भी उतना ही ज़रूरी है। खेलों की बात हो और एथलेटिक्स की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। एथलेटिक्स में जब हम गुजरात का नाम याद करते हैं तो रजिया शेख, सरिता गायकवाड़, बाबूभाई पंडेचा जैसे नाम हमारे सामने आते हैं। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि एथलेटिक्स में 2036 के ओलंपिक की अगर बात करें तो एथलेटिक्स के कौन से इवेंट्स होंगे जिसमें भारत जीत सकता है और कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। When we are talking of athletics, we are naturally reminded of Neeraj Chopra. But friends, there is also one very interesting fact which I am going to narrate to you, and that is Razia Sheikh. Have you ever heard her name? She was the first woman Indian athlete who crossed the barrier of 50-meter javelin throw, and she has had a very smooth and easy action when it comes to the youngsters who are already doing extremely well at the moment. And there the name of Murad comes into my mind. He is for the 400-meter hurdles, and the most tough event is decathlon. And for that, Jayesh is there, who has done wonderfully well in the national under-23 championship. And these are the two promising athletes who can definitely do better at the national level and at the same time at the international level. तो बिल्कुल दोस्तों, इसी के साथ अब हम आपको ये दिखाते हैं कि गुजरात के एथलेटिक्स का इतिहास कैसा रहा और कौन से ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने अपना नाम रोशन किया। हिस्ट्री देखेंगे आप तो राजीव गुप्ता, रजिया शेख, इसके बाद अपना डीके मालविया, इसके बाद अपने सरिता गायकवाड़, गावित मुरली, ये सब बच्चे और एथलेट गुजरात से इंटरनेशनल खेले हैं, और अभी भी जूनियर में भी काफ़ी बच्चे अच्छे हैं जो आगे अच्छा इम्प्रूवमेंट करेंगे। उसमें कई ऐसी इंटरेस्टिंग गेम है, जैसे पोल वॉल्ट है, वास्कूड है, उसके बाद 50 किलोमीटर की वॉक होती है, वो आजकल 35 किलोमीटर कर दिया गया है। इसके बाद 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की वॉक होती है। इसके बाद हडल्स जो बाजार दौड़ बोलते हैं वो भी है, और ऐसे ही वास्कूड, पोल वॉल्ट है, ऐसे कई इंटरेस्टिंग इवेंट एथलेटिक में होती है। आर्चरी में खास करके जो अपने राजस्थान बॉर्डर है गुजरात राजस्थान, वहाँ से लिम्बाराम आते थे, और वो 1988 ओलंपिक में बेस्ट 8 पोजीशन में ओलंपिक्स में आए थे, और काफ़ी बच्चे खास करके आदिवासी बेल्ट से अपने को बहुत बढ़िया टैलेंट मिल रहा है। वैसे तो सभी इवेंट अच्छी है और सभी इवेंटों में एक
क्वालिटी का परिचय होता है। जैसे स्प्रिंट करोगे तो आपकी स्पीड देखी जाएगी, लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपका सहनशीलता, आपका टॉलरेंस कैपेसिटी देखी जाती है, थ्रो में आपका पावर, आपकी स्ट्रेंथ देखी जाती है, और ये सब चीज़ें होती है नेचुरली। पर खास करके 400 मीटर हर्डल्स है, फिर ट्रिपल चेस्ट है, पोल वॉल्ट है, बास को लेकर कूदना है जिसको पोल वॉल्ट हम बोलते हैं, बास को गुजराती में। तो ये सब चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग इवेंट होती है एथलेटिक्स में। पहली बार इस बार टोक्यो ओलंपिक गेम्स में हमारे 6 लड़कियां, 6 बच्चियां हमारे गुजरात की सिलेक्ट हुई थी, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में। तो हमारा फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। जैसे आप जब एथलेटिक्स की शुरुआत हुई थी तब कंपैरेटिवली जो दूसरे स्पोर्ट्स है, एज फॉर एग्जांपल क्रिकेट, हॉकी, उसके मुकाबले में इसका शुरुआत थी, इसलिए परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं था। लेकिन अभी क्या है कि कोचेस है, ट्रेनर्स है, और उनके साथ साइकोलॉजिस्ट, डायटिशियंस और दूसरे वो टीम के ऑफिशियल्स होते हैं जो परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, और फिटनेस, ये सब मिला के एक अच्छी टीम होती है। और उसके मुताबिक जो एथलीट होते हैं उसको ट्रैक ऊपर कैसे दौड़ना चाहिए, कैसे स्टेप के डिस्टेंस रखना चाहिए, हेड पोजीशन, रिस्की मूवमेंट और नंबर ऑफ स्टेप्स, ये सब चीज़ें आवश्यक है। और ये जो खास तकनीकी टीम है वो सब लोग इसे ऑब्ज़र्व करते हैं, और जो ज़रूरत लगती है तब वो सूचन देते हैं, और इस तरह एथलीट का या रनर का डेवलपमेंट होता है। सरिता गायकवाड़ ये ऐसा एथलीट है कि जिन्हों का जन्म डांग जिले में हुआ था, लेकिन एथलेटिक्स में इन्होंने बहुत ही प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त की है। ख़ास तौर पे जब व्हेन वी थिंक ऑफ हर इवेंट्स, इट वाज 4x400 मीटर्स रिले एंड 4x400 मीटर्स हर्डल्स। तो ये दोनों स्पोर्ट्स इतने अलग है, इसीलिए टेक्निक्स का भी इतना काफ़ी बड़ा तफावत है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी स्किल का इस्तेमाल अच्छी तरह से किया, और दोनों इन इवेंट्स में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त की और गुजरात का नाम रोशन किया। आपने देखा गुजरात की महिला खिलाड़ी भी पुरुषों के साथ मिलकर खेलों के महत्व को अगली पीढ़ी तक पहुंचा रही हैं, जिसमें सरिता गायकवाड़ हो, रजिया शेख हो या लज्जा गोस्वामी हो। और हाल ही में मनु भाकर ने शूटिंग ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतकर भारत देश का नाम रोशन किया है। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि शूटिंग गेम में भारत आगे कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, और क्या कुछ तकनीक या स्ट्रेटेजी भारत को अपनानी चाहिए जिससे कि भारत को आगे मेडल मिलने की उम्मीद रहे? जी बिल्कुल, भारत ने पेरिस ओलंपिक्स में शूटिंग में 3 मेडल जीते, 2 तो मनु भाकर ने जीते और एस कुसाले ने भी 50 मीटर्स में ब्रॉन्ज जीता है। तो मेरे ख्याल से ये उपलब्धियां की शुरुआत हो चुकी है। और जबकि आप पिछले कुछ ओलंपिक्स का हिस्ट्री देखें तो अभिनव बिंद्रा से लेके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से लेके फिर और एशियन गेम्स में देखे गगन नारंग से लेके मेरे ख्याल से शूटिंग में भारत का प्रदर्शन दिन ब दिन बहुत ही अच्छा हो रहा है। और आगे की बात करें तो पहले हमारे पास अंजलि वेद पाठक थी, उनके साथ और भी प्लेयर्स थे। अब गुजरात की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से जब हम लोग जर्नलिज्म में नए थे तब गुजरात की जेनी ठक्कर, वो साफ गेम में भी इतना अच्छा प्रदर्शन करके आई थी। उस वक्त 3 नाम लिए जाते थे, जैसे कि मैंने कहा कि जेनी ठक्कर, कुहेली गांगुली, अंजलि वेद पाठक। तो मेरे ख्याल से और गुजरात में बहुत ही पीछे जाए तो नानूभाई सुरती का नाम एक बहुत आदर से लिया जाता है, जिनकी राइफल क्लब से कई प्लेयर्स आगे आए हैं। उस समय बॉम्बे में, महाराष्ट्र में रेंज नहीं थी, वर्ली की रेंज बाद में आई। तो जितने भी महाराष्ट्र के शूटर थे वो सब कंपटीशन के दिन यहाँ आते थे, यही खिलाड़ियों के साथ खेलते थे और दोनों गुजरात और महाराष्ट्र मिलके गुजरात स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते थे। गुजरात के काफ़ी अच्छे शूटर है, सूरत की गुंजन मिस्त्री नेशनल लेवल के ऊपर, लज्जा गोस्वामी का तो आपने नाम सुना होगा, जो इंटरनेशनल लेवल में भी अपना अव्वल नंबर ला के खड़ी है। इससे पहले 1980
1990 के आसपास ब्रिटी ठक्कर और जेनी ठक्कर, वो दोनों सिस्टर थी, उन्होंने भी वर्ल्ड शूटिंग कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया है और इनाम भी जीता है। 68 के आसपास उत्तरा शाह, जो एक अच्छी शूटर थी, उन्होंने भी अच्छा नाम कमाया और उन्होंने भी वर्ल्ड शूटिंग कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया है। गुजरात में अभी दिन ब दिन शूटिंग बढ़ता जाता है। शूटिंग में ऑब्वियसली अभी सबसे पहला नाम गुजरात से आता है लज्जा गोस्वामी का, जो कि नेशनल, स्टेट और इंटरनेशनल लेवल पे दर बदर प्रदर्शन अच्छा कर रही है और हम आशा रखते हैं कि ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी और भी अच्छा प्रदर्शन करे। उसके पहले एक नाम मेरे मन में आता है 90s में, जेनी ठक्कर। जेनी ठक्कर ने स्टेट चैंपियनशिप से लेके साफ गेम्स, कॉमनवेल्थ से लेके इंटरनेशनल लेवल पे मुझे याद है कुहेली गांगुली के साथ मिलके एक टीम बनाई थी और टीम इवेंट में उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और भारत के लिए काफी कुछ मेडल्स भी जीते थे। तो गुजरात का नाम इसमें भी पीछे नहीं है। उदयन चिनुभाई बैरोनेट सर हिमसेल्फ वाज अ वेरी गुड शूटर और नानूभाई सुरती जो वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप थे उसमें ज्यूरी तक अपनी भूमिका निभाई थी। और मुझे एक प्रसंग बहुत ही याद है कि जब रेफरी ने एक अपना निर्णय घोषित किया तो नानूभाई सुरती ने बहुत ही अच्छी तरह से माइन्यूटली ऑब्जर्व किया था और वो तुरंत रेफरी के साथ गए और उनको बता दिया कि ये पॉइंट इधर नहीं है, इधर है। और फिर जब उनको वेरीफाई करने के लिए ये सब कर दिया तो नानूभाई सुरती ही वाज परफेक्ट एंड रेफरी को डिसीजन चेंज करना पड़ा। उस समय एयर राइफल में पुल्ली की रेंज थी, पुल्ली घुमाओ टारगेट जाए, पुल्ली घुमाओ टारगेट आवे, यानी मैनुअल। वो टारगेट आने के बाद उसको मैनुअल चेकिंग करके रिजल्ट देना। तो 60 टारगेट एयर राइफल में, 60 टारगेट एयर पिस्तौल में फोड़ रहा, एक टारगेट के ऊपर एक गोली। अब उसको चेकिंग करना एंड उसका रिजल्ट बनाना, ये सब करके रिजल्ट डिक्लेयर करना, उसमें 3 से 4 घंटा का टाइम लग जाता था। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक पुल्ली आई कि जिसमें पुल्ली नहीं, इससे बटन दबाओ टारगेट जाए, बटन दबाओ टारगेट वापस आए। अब ये भी पुराना हो गया। अभी आप बटन दबाओ, सामने टारगेट दिखेगा, गोली मारो और कहाँ गोली लगी वो भी आपको वहाँ डिस्प्ले होगा। लेकिन आज वो इलेक्ट्रॉनिक टारगेट के साथ आपके पास मॉनिटर भी रहेगा। वो मॉनिटर में आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी गोली कहाँ लगी। वो मॉनिटर के साथ ऊपर डिस्प्ले भी रहेगा कि जिससे पीछे जो पब्लिक है उसको भी मालूम पड़ेगा कि गोली कहाँ लगी। विश्व चैंपियन को बिलियर्ड जैसे खेल में हराकर अपनी जीत के नए आयाम लिखने वाले गीत सेठी हो या टेबल टेनिस में 7 से अधिक बार वर्ल्ड चैंपियन रहे कमलेश मेहता की बात हो, इन सभी खिलाड़ियों ने उन विषम परिस्थितियों में भारत देश का नाम रोशन किया है जब क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों की बात कम हुआ करती थी। तो दोस्तों, दिलचस्प कहानियों का किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। अगले संस्करण में हम आपको बताएंगे कैसे गुजरात के 16 साल के सुफियान शेख ने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया, साथ ही गुजरात के पहले ग्रैंड मास्टर रहे तेजस बाकरे की कहानी आपको बताएंगे, जो हम सभी को 2036 के ओलंपिक खेलों में जीत के नए आयाम लिखने के लिए प्रेरणा देंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।